हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट्स ऑफ पैथोलॉजी। एंड पैथोलॉजी को समझने के लिए, इसके नोट्स बनाने के लिए जो बुक हम इस्तेमाल करेंगे वो होगी रॉबिन्स एंड कॉटरान। अगर आपको ये बुक डिफिकल्ट लगती है या इसको समझने में दिक्कत आती है तो आप हर्ष मोहन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स आल्सो अ गुड बुक। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी, यानी पैथोलॉजी क्या होती है, कितने तरह की होती है, ये सब हम बेसिक बातें समझेंगे पैथोलॉजी के बारे में। पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक पैथोलॉजी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पैथोलॉजी होती क्या है। ठीक है, तो सपोज करिए कि आपका कोई सेल है या आपका कोई टिश्यू है या कोई ऑर्गन है, इनके अंदर कोई चेंजेस आते हैं, इनमें से किसी के अंदर कोई चेंजेस आते हैं। और चेंजेस का कहने का मतलब है कि कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाए, यानी आपकी कोई सेल है तो सेल का साइज बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा सेल, या फिर छोटा सेल हो जाएगा, स्मॉल साइज का हो जाएगा नॉर्मल से। अगर आपने डिसीज भी सुनी हो माइक्रोसाइटिक एनीमिया और मैक्रोसाइटिक एनीमिया, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी का शेप बढ़ जाता है और माइक्रोसाइटिक एनीमिया में जो आरबीसी होती है उसका साइज कम हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल चेंज आ सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि फंक्शनल चेंज आ सकते हैं। फंक्शनल चेंजेस आप ऐसे समझिए जैसे आपका एक ऑर्गन है जिसका नाम है हार्ट, उसका काम होता है कि वो ब्लड को पंप करता है। मान लीजिए कि अगर उसके अंदर एक टिश्यू होता है जिसका नाम है ऐसे नोड, अगर वो खराब हो जाए तो आपका जो हार्ट है वो ब्लड को ढंग से पंप नहीं करता और हम कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया। ओके, तो यानी फंक्शनल चेंज आ गए, अब आपका वो ऑर्गन जो था हार्ट वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो स्ट्रक्चरल अलग चेंज आ सकते हैं, फंक्शनल चेंज आ सकते हैं, या फिर बायोकेमिकल चेंज आ सकते हैं, या फिर क्या चेंज आ सकते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि समझिए कि आपका एक ऑर्गन है लिवर, उसके अंदर अमोनिया जो होता है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है। उसके अंदर क्या होता है, जो अमोनिया होता है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है। अब मान लीजिए कि एक्सेस ऑफ यूरिया बनने लग जाए, बहुत ज्यादा, नॉर्मल से बहुत ज्यादा अमाउंट में यूरिया का फॉर्मेशन होने लग जाए, यानी बायोकेमिकल चेंजेस आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके सेल में, टिश्यू में या ऑर्गन में, किसी में भी अगर कोई चेंजेस आते हैं, और चेंजेस आने से मतलब है कि स्ट्रक्चरल, फंक्शनल या बायोकेमिकल किसी भी तरह का चेंज आता है, और इन चेंजेस के आने की वजह से हमारी बॉडी में क्या होती है, कोई डिसीज होती है। क्या होती है, कोई डिसीज प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे चेंजेस और उनसे होने वाली डिसीज, इसी की जो स्टडी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं। पैथोलॉजी बोलते हैं। बात समझ में आ गई आपको? पैथोलॉजी उसको कहते हैं आपकी सेल, टिश्यू या ऑर्गन में चेंजेस आए और उन चेंजेस से होने वाली जो डिसीज है, अगर आप उनकी स्टडी करें, चेंजेस को स्टडी करें और उनसे होने वाली डिसीज को स्टडी करें, तो इसकी ही स्टडी क्या कहलाएगी, पैथोलॉजी कहलाएगी। डेफिनेशन अगर हम देखें, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल एंड फंक्शनल चेंज इन सेल, टिश्यू और ऑर्गन दैट लीड और अंडरलाइन अ डिसीज। ओके, अब जो डिसीज जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। डिस मतलब होता है अन, और ईज मतलब होता है कंफर्ट, यानी अनकंफर्ट। जो डिसीज होती है तो इंसान अनकंफर्ट होता है और वो सफर करता है, परेशानियां होती हैं उसे, उसको बोलेंगे सफरिंग्स। वो किससे गुजरता है, सफरिंग से गुजरता है। अब पैथोलॉजी जो वर्ड है ये अपने आप में ग्रीक वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये ग्रीक वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैथोस और लोगोस। पैथोस माने होता है सफरिंग और लोगोस माने होता है स्टडी। तो सफरिंग की ही स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो सफरिंग, डिसीज हुई तो सफरिंग हुई, और सफरिंग की स्टडी क्या कहला रही है, पैथोलॉजी कहला रही है। और आप एक बहुत स्मॉलेस्ट डेफिनेशन कहना चाहें तो स्टडी ऑफ डिसीज इज पैथोलॉजी। और अगर आप छोटे टर्म में डेफिनेशन देना चाहें तो स्टडी ऑफ डिसीज ही कहला जाएगी, पैथोलॉजी कहलाएगी। बात समझ में आ गई आपको? डेफिनेशन पैथोलॉजी क्लियर है, पैथोलॉजी क्या होती है, एब्सोल्युटली क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि पैथोलॉजी जो होती है वो एक ब्रिज की तरह काम करती है, किसके बीच में, आपकी नॉर्मल साइंस और क्लिनिकल मेडिकल साइंस के बीच में, क्लिनिकल मेडिसिन साइंस में। ये ब्रिज की तरह काम करती है, यहां आती है पैथोलॉजी बीच में। तो जो पैथोलॉजी है ये एज अ ब्रिज की तरह काम कर रही है, किस किस के बीच में, नॉर्मल साइंस और क्लिनिकल मेडिकल साइंस के बीच में। कैसे, समझिएगा। आपकी बॉडी की एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है आपकी बॉडी की, यानी आपके ऑर्गन्स जो नॉर्मली वर्क करते हैं, अगर उसकी हम स्टडी कर रहे हैं तो वो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, या फिर हम कहते हैं वही क्या है, नॉर्मल साइंस है। आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं वो आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी है और वही आपकी नॉर्मल साइंस है।
लेकिन अगर आपको कोई डिसीज हो जाए और उस डिसीज का ट्रीटमेंट किया जाए तो वो क्या हो जाएगी, क्लिनिकल मेडिसिन साइंस, यानी आपको किसी डिसीज का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहां आपका जो नॉर्मल साइंस है वहां हम डील कर रहे हैं कि आपके ऑर्गन्स जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं, और यहां आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो ट्रीटमेंट कब दिया जाएगा, जब कोई डिसीज होगी, और डिसीज कब होगी, जब कोई चेंजेस आएंगे, और चेंजेस और डिसीज की ही स्टडी तो क्या कहलाएगी, पैथोलॉजी कहलाएगी, क्योंकि आप ट्रीटमेंट तो तभी करेंगे ना जब कोई डिसीज होगी, और डिसीज कब होगी, जब चेंजेस आएंगे सेल में, टिश्यू या ऑर्गन में, और चेंजेस और डिसीज की ही स्टडी क्या कहलाएगी, पैथोलॉजी कहलाएगी। तो पैथोलॉजी ब्रिज की तरह काम करती है बिटवीन द नॉर्मल साइंस एंड क्लिनिकल मेडिसिन, क्योंकि ट्रीटमेंट तभी दिया जाता है जब डिसीज होती है। ओके, और डिसीज को बारे में जानना, डिसीज की स्टडी करना क्या कहलाती है, पैथोलॉजी। तो आप बिना पैथोलॉजी के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, पहले आपको जानना पड़ेगा डिसीज क्या है, कॉज क्या है डिसीज का, ये कैसे स्प्रेड हो रही है, एंड दैट्स ऑल काउंट इन द पैथोलॉजी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पैथोलॉजी, कि पैथोलॉजी कितने तरह की होती है। सो पैथोलॉजी बेसिकली दो तरह की होती है, वन इज जनरल पैथोलॉजी एंड अनदर इज सिस्टेमिक पैथोलॉजी। ओके, जनरल पैथोलॉजी का क्या मतलब है, जनरल पैथोलॉजी कंसर्न होती है उन डिसीजेस से जिनके लिए हमारी पूरी बॉडी कॉमन रेस्पॉन्स देती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई डिसीज है या कोई भी इंजरी है, अगर वो हमारी बॉडी में उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक ही रेस्पॉन्स आता है, यानी पूरी बॉडी सेम रेस्पॉन्स शो करती है उस डिसीज के लिए, तो उस डिसीज की स्टडी जनरल पैथोलॉजी कही जाएगी। कहने का मतलब कॉमन रेस्पॉन्स ऑफ द सेल्स एट टिश्यू टू द इंजीरियस स्टिमुलाई, यानी किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए अगर हमारी बॉडी, पूरी बॉडी सेम रेस्पॉन्स देती है। आप अपनी बॉडी का कोई भी टिश्यू ले लीजिए, चाहे लंग्स का, चाहे किडनी का, चाहे लिवर का, यानी पूरी बॉडी का कोई भी टिश्यू ले लीजिए, अगर वो सेम रेस्पॉन्स ही दे रहा है उस डिसीज के लिए, पूरी बॉडी में सेम रेस्पॉन्स आ रहा है, तो इस तरह की डिसीज की जो स्टडी होगी वो जनरल पैथोलॉजी की जाएगी। यानी ये टिश्यू स्पेसिफिक नहीं है, ये जो डिसीज है जनरल पैथोलॉजी में जिनकी हम स्टडी करेंगे, ये टिश्यू स्पेसिफिक नहीं है कि किडनी में कुछ और रेस्पॉन्स देंगी, लंग्स में कुछ और रेस्पॉन्स देंगी, हार्ट में कोई और रेस्पॉन्स देंगी, ये टिश्यू स्पेसिफिक नहीं है। पूरी बॉडी में इन डिसीजेस के लिए सेम रेस्पॉन्स रहेगा। अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो ये है एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन रेस्पॉन्स टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आपकी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जब आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, तो हमारी बॉडी का जो पहला रेस्पॉन्स होता है, हमारी बॉडी का किसी इन्वेडिंग बैक्टीरिया के लिए जो पहला रेस्पॉन्स होता है, वो ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में सेम रहता है उस बैक्टीरिया के खिलाफ। ओके, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन द रेस्पॉन्स टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके लिए जो हमारी बॉडी रेस्पॉन्स करती है वो पूरी बॉडी में क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसको हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो ये किस में आएगा, जनरल पैथोलॉजी में आएगा। ठीक है, ये तो हमने बात किया। अब हम थोड़ा इन्फ्लेमेशन क्या होता है इसको समझें। तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि मान लीजिए जहां भी कोई इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन का बेसिक मतलब एक डेफिनेशन हम बता रहे हैं अलग से, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है कि जहां भी कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, तो उस इन्फेक्शन का के जो आसपास के टिश्यू है, जहां भी इन्फेक्शन हुआ है, सपोज करिए कि यहां पे इन्फेक्शन हुआ है, तो इस इन्फेक्शन वाली की जगह की जो आसपास के सेल्स हैं, आसपास की जो सेल्स हैं, जो टिश्यू है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे फाइट करते हैं इस इन्फेक्शन के लिए, वो कहलाता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, लोकल रेस्पॉन्स मतलब जहां इंजरी हुई है उसके आसपास की सेल्स उस इन्फेक्शन के लिए कैसे फाइट करती हैं, उससे बचने के लिए, उस इन्फेक्शन से बचने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इट इज लोकल रेस्पॉन्स ऑफ द सेल टिश्यू टू द इंजरी। हमें कोई इंजरी हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो हमारी जो सराउंडिंग की सेल्स हैं, जहां इंजरी हुई है उसके सराउंडिंग की जो सेल्स हैं, वो हमें बचाने के लिए कैसे एक्ट करेंगी, कैसे रेस्पॉन्ड करेंगी, वो इन्फ्लेमेशन कहलाएगा। अब जो ये इन्फ्लेमेशन होता है, ये बेसिकली दो तरह का होता है, इसके टाइप्स हैं। एक तो होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन और एक होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अगर मान लीजिए जो पहला रेस्पॉन्स होता है, जो फर्स्ट रेस्पॉन्स होता है और शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, जहां पे इंजरी होती है या जहां इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहला जो रेस्पॉन्स होता है और जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, उसको हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। बट वो रेस्पॉन्स जो थोड़े टाइम के बाद आता है और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है, उसको हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे सिस्टमिक पैथोलॉजी के बारे में। सिस्टमिक पैथोलॉजी वो पैथोलॉजी होती है जहां ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज की स्टडी की जाए।
यानी वो डिसीज जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स में ही होंगी, किसी और ऑर्गन में नहीं होंगी, ऐसी डिसीज की जब स्टडी की जाती है तो हम उसको सिस्टमिक पैथोलॉजी बोलते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो हार्ट फेलियर क्या होता है, आपका जो हार्ट है वो पंप करना अच्छे से पंप नहीं करता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो ऐसे नोड है वो फेल हो जाता है। आपके हार्ट में जो ऐसे नोड होता है वो फेल हो जाता है, वो मतलब खराब हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है। उसकी वजह से आपका जो हार्ट है वो इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता है। अब आपको पता है कि ऐसे नोड जो है वो सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट है, तो ये डिसीज सिर्फ हार्ट में हो सकती है, किडनी में नहीं हो सकती। यानी अब आप डील कर रहे हैं ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीजेस के साथ, यानी वो डिसीज जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स में ही होंगी। तो जब आप ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज की स्टडी करते हैं तो हम इसको सिस्टमिक पैथोलॉजी बोलते हैं। ओके, एग्जांपल हार्ट डिसीज। तो यहां हमने समझा कि पैथोलॉजी कितने तरह की होती है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो थोड़ा बात करेंगे डिसीज के बारे में। तो डिसीज क्या होती है, तो दो वर्ड से मिलकर बना है, डिस और ईज। डिस मतलब होता है अन और ईज मतलब होता है कंफर्ट। अनकंफर्ट को हम डिसीज बोलते हैं। बट अगर हम डेफिनेशन के तौर पे देखें तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर आप अपनी हेल्थी स्टेट से डेविएट हो जाए, यानी अगर आप अपनी हेल्थी स्टेट से डेविएट हो जाए तो उस डेविएशन को ही हम बोलेंगे कि आपको डिसीज हो गई है। यानी पहले आप हेल्दी थे और हेल्दी होने की सारी कंडीशंस पूरी कर रहे थे, लेकिन अगर आप उन कंडीशंस को पूरा ना करें, अब वहां से डेविएट हो जाए, तो हम कहेंगे कि अब आप अनहेल्दी हैं या फिर आप डिसीज्ड हैं। हेल्दी होने की क्या कंडीशंस हैं वो समझिएगा। कंप्लीट वेलबींग इन मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट। अगर आप इन चारों एस्पेक्ट्स में, मेंटल यानी आपको मानसिक बीमारी ना हो, फिजिकल यानी आपको कोई शारीरिक बीमारी ना हो, आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस ठीक हो और नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हो, सोशल आपका बिहेवियर ठीक हो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, और इमोशनल आप ठीक हो, इन चारों एस्पेक्ट्स में अगर कंप्लीटली फाइन है, 100% ठीक है, तो आप कहेंगे कि आप एक हेल्दी स्टेट में हैं। इनमें से किसी एक में भी डेविएशन होता है तो हम आपको कहेंगे कि आप अनहेल्दी हैं और डिसीज्ड हैं। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं कि डिसीज की जो स्टडी होती है वही क्या कहलाती है, पैथोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, पैथोलॉजी कहलाती है। अब देखिए, आप डिसीज की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी डिसीज के बारे में 4 चीजें जानते हैं, 4 बातें जानते हैं, तो आप उसकी पैथोलॉजी को क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। यानी अगर आप डिसीज के बारे में 4 बातें जानते हैं तो आपके लिए उसकी पैथोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी। और वो 4 बातें इस तरीके से हैं। पहला इटियोलॉजी, कि आपको डिसीज का कॉज पता होना चाहिए कि ये डिसीज कैसे हुई, इसका कारण क्या था, व्हाट वाज द रूट कॉज ऑफ दिस डिसीज। कॉज ऑफ डिसीज क्या थी, जेनेटिक थी, यानी कि मदर और फादर यानी पेरेंट्स से ट्रांसफर हुई थी बच्चे में, यानी ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, या फिर इस बच्चे में एक्वायर्ड है, यानी कि इस एनवायरमेंट में आने के बाद, यानी पैदा होने के बाद उस बच्चे को इस एनवायरमेंट से वो डिसीज एक्वायर हुई है। तो पहले आपको कॉज ऑफ डिसीज पता होना चाहिए कि वो जेनेटिक है या फिर एक्वायर्ड है। दूसरा पैथोजेनेसिस, यानी ये डिसीज का जो बिगिनिंग पॉइंट है, वहां से ये स्प्रेड कैसे हुई है, वहां से ये इन्वेजनेट कैसे हुई है, इन्वेड कैसे की है, इसकी प्रोग्रेशन कैसे हुई है, ये सेल में कैसे कैसे फैली है, इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है फैलने का, या फिर बायोकेमिकल मैकेनिज्म क्या है इस डिसीज का स्प्रेड होने का, यानी कि सेलुलर, बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ इट्स डेवलपमेंट। इस डिसीज डेवलप कैसे हुई है बॉडी में, और डेवलप कैसे हुई है, और स्प्रेड कैसे हुई है, फैली कैसे है। अगर आप वो पढ़ते हैं यानी आप पैथोजेनेसिस, ये बात पता होनी चाहिए आपको। तीसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए डिसीज के बारे में, इसकी मॉर्फोलॉजी, यानी ये इस डिसीज के होने की वजह से क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं आपकी बॉडी में, सेल्स में और ऑर्गन में, यानी इस डिसीज की वजह से आपकी सेल्स में या ऑर्गन्स में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, दैट्स काउंटेड इन मॉर्फोलॉजी। तो वो आपको पता होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि इस डिसीज की वजह से आपकी बॉडी के या ऑर्गन के फंक्शन में क्या डिफेक्ट आया है, यानी कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं ऑर्गन्स में, उन स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से उसका फंक्शन में क्या चेंज आया है, फंक्शन इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, सेम है, क्या चेंजेस आए हैं, यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से फंक्शंस में क्या चेंज आए हैं उस ऑर्गन के, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यानी कि जो 4 चीजें पता होनी चाहिए आपको, वो है एटियोलॉजी, कॉज ऑफ डिसीज, पैथोजेनेसिस कैसे स्प्रेड होती है, इसका डेवलपमेंटल फेज क्या है, तीसरा मॉर्फोलॉजी, ऑर्गन में क्या चेंजेस आते हैं, एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ऑर्गन में चेंज आने की वजह से फंक्शंस में क्या चेंज आते हैं, दैट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो ये 4 बात आपको पता है तो आप पैथोलॉजी को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पैथोलॉजी। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।